नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। करनाल किसान आंदोलन खत्म, सरकार बनाएगी जांच कमेटी। तालिबान की बढ़ी क्रूरता, पूर्व उपराष्ट्रपति के भाई को मार डाला। दिग्विजय सिंह ने तालिबान से की आरएसएस की तुलना, उमा बोली जुबान ही उनकी दुश्मन है। और यूपी में प्रियंका की सक्रियता बढ़ी, कांग्रेस करेगी 12,000 किलोमीटर की यात्रा। मुंबई में महिला से निर्भया जैसी दरिंदगी, अभियुक्त गिरफ्तार। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की बड़ी खबर से, और वो है किसान आंदोलन जो करनाल में चल रहा था। और आपको याद दिला दें कि 28 अगस्त को किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद वहां के करनाल के एसडीएम, पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान अगर बैरिकेड्स को पार करेंगे तो उनका सिर फोड़ दिया जाए। उसके बाद किसानों में काफी गुस्सा भरा और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। अभी हाल में आपने देखा था किस तरीके से वहां का जो मिनी सेक्रेटेरिएट है उसको घेरने की कोशिश की गई, और किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। यहां तक कि उन्होंने टेंट भी गाड़ लिया और कहा कि वो एक लंबी लड़ाई की तैयारी में है। तो आज सारे जो किसान नेता थे और प्रशासन वहां का, उसके बीच में बातचीत हुई और किसानों की कई मांगे प्रशासन मान गया है। अब किसानों ने क्या कुछ मांगा था? उन्होंने कहा था कि जो पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, तो उसको लेकर आयुष सिन्हा को 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है। जांच की मांग की थी, तो एक न्यायिक जांच के लिए प्रशासन मान गया है और उसकी 1 महीने में रिपोर्ट आनी है, ऐसा बताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि बाद में किसानों ने और जो हरियाणा सरकार के जो अधिकारी हैं देवेंद्र सिंह, उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि ये जो जांच रिपोर्ट है, ये जो जांच बैठाई जाएगी, ये एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अगुवाई में बैठाई जाएगी। और साथ में किसानों की ये भी मांग थी कि जो मृतक किसान था उनके परिवार के मेंबर्स हैं उनको नौकरी दी जाए, तो उसके लिए भी प्रशासन मान गया है। तो अभी के लिए जो करनाल एक नया एपिसेंटर बन गया था, उस पर ऐसा लग रहा है कि अब वहां पर आंदोलन खत्म हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है, क्योंकि जो किसानों की जो मूलभूत डिमांड्स थी कि जो तीनों कृषि कानून है उसको वापस किया जाए, क्योंकि वो काले कानून है। कॉर्पोरेटाइजेशन जो कृषि सेक्टर में हो रहा है उसके खिलाफ किसान खड़े हुए थे। किसानों का ये कहना था कि जो एमएसपी है उसकी लीगल गारंटी दी जाए। तो ये जो सारी डिमांड्स हैं वो अपनी जगह बनी हुई हैं, लेकिन फिलहाल आयुष सिन्हा के ऊपर ऐसा लग रहा है कि अब खतरे की घंटी मंडराने वाली है, क्योंकि उनको छुट्टी पर 1 महीने के लिए भेज दिया गया है। और उसके बाद जो जांच होगी तो उस जांच में क्या कुछ पाया जाएगा उस पर आयुष सिन्हा का भविष्य निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि किसान अपनी जो डिमांड्स थी उनको मनवाने में पूरा जीत गए हैं और प्रशासन ने किसानों के आगे घुटने टेक दिए हैं। लेकिन अगर इसी तरह से हर राज्य में अगर किसान अलग अलग राज्यों में जाएंगे, अपनी डिमांड्स को रखेंगे, तो वाकई में ऐसा कुछ लगता है कि शायद किसान सरकार पर, किसान प्रशासन पर भारी पड़ सकते हैं। तो ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये जो किसान आंदोलन है ये किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि इन्होंने सोच लिया है कि जितने भी चुनावी राज्य हैं ये सारे किसान वहां पर जाएंगे और अपनी डिमांड्स को रखेंगे और ये बताएंगे कि मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। तो आने वाले दिनों में किसानों की सक्रियता बढ़ती हुई दिख रही है। उनका जो मनोबल है करनाल के एपिसोड के बाद वो बढ़ गया है। उनको लगता है कि वो प्रशासन पर भारी पड़ सकते हैं, अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। तो इससे किसान आंदोलन एक तरीके से प्रबलता से अब ऐसा लग रहा है कि अब आगे बढ़ पाएगा। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। लगातार हमारा फोकस तालिबान और तालिबान के शासन पर बना हुआ है और अब ये खबर आ रही है और लगातार हम आपको इसके बारे में बताते चल रहे हैं कि किस तरीके से तालिबान की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले वो महिलाओं के खिलाफ कुछ करते हैं, उसके बाद वो किसी को मार देते हैं, अनाप शनाप बयान आते हैं और पूरा अब कोई संदेह इस बात पर नहीं रह गया कि जो तालिबान 2.0 है वो तालिबान का जो पहला शासन था उससे कहीं भी अलग नहीं है। और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी क्रूरता और तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी जो खबर कल देर शाम आई थी उसमें यह पता चला था कि जो तालिबान के धुर विरोधी हैं
और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, उनके भाई हैं रोतुल्लाह सालेह, उनको बर्बरता पूर्वक मार दिया गया। और जो डिस्क्रिप्शन सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि रोहिल्ला सालेह का पंजशीर से वो काबुल जाने की तैयारी में थे, लेकिन तालिबानों को जब पता चला तो उन्होंने उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद बिजली के तारों से उसको करंट दिया गया, कोड़ों से पीटा गया, और जब रोहिल्ला सालेह मर गया तो उसकी लाश पर भी गोलियां मारी गई। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बर्बरता से इन जो अमरुल्लाह सालेह के जो छोटे भाई हैं उनको मारा गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान की जो क्रूरता है वो किस तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पूरे हादसे की अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि अहमद मसूद का भी कोई बयान नहीं आया, ना अमरुल्लाह सालेह ने इस बात को बोला है। लेकिन ये बात तो तय है कि जो तालिबान का अत्याचार है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और जो उनके धुर विरोधी हैं, जो पंजशीर है, जैसा कि कहा जा रहा है कि पंजशीर पर पूरा कब्जा तालिबानों ने जमा लिया है, तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और क्योंकि अमरुल्लाह सालेह के भाई को मारा गया है तो जाहिर सी बात है कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद और जो तमाम जो तालिबान के जो नेता हैं नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के, तो उनको अब ऐसा लग रहा है कि चुन चुन कर तालिबान मारेगा और फिर ये कहेगा कि पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तो ऐसे में तालिबान का शासन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से हत्या और ये जो तमाम क्रूर वारदातें हैं उनके उदाहरण आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये पहला एपिसोड नहीं होगा, बल्कि आने वाले दिनों में ऐसे कई एपिसोड सबके सामने आएंगे। लेकिन ऐसे में मानवता का क्या होगा, कैसे जिएंगे अफगानिस्तान के लोग, क्या होगा उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का, ये सारे बड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं। इसके बारे में आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह का एक बयान आया है जहां पर उन्होंने तालिबान और आरएसएस की तुलना कर डाली है, वो भी महिलाओं के संदर्भ में। आपको ध्यान है कि कल जो तालिबान के एक मंत्री हैं उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि महिलाएं कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन सकती और वो बच्चा पैदा करने के लिए बनी हुई हैं। तो आज उसी पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि महिलाओं पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि महिलाएं मंत्री बनने के लायक नहीं हैं, ऐसा तालिबान ने कहा है। और मोहन भागवत ने यह कहा है कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए। तो क्या ये समान विचारधाराएं नहीं हैं? तो एक बड़ा सवाल फिर से एक बार खड़ा कर दिया गया है और उसी चीज को दिग्विजय ने एक बार फिर से दोहराया है, जिन बातों को जावेद अख्तर ने अभी हाल में कहा था, नसीरुद्दीन शाह ने कुछ और अलग शब्दों में कहा कि तालिबान और आरएसएस के बीच में काफी समानताएं हैं, चाहे वो महिलाओं को दबाने की हो या फिर जो रूढ़िवादी और जो कट्टरपंथी सोच की बात हो, उस आधार पर ये दोनों संस्थाएं एक ही जैसी हैं। तो जाहिर सी बात है कि उमा भारती को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा कि जुबान ही इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन इसके अलावा भी दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि मोदी और शाह की सरकार ये बताए कि क्या वो तालिबान की सरकार को मान्यता देंगे जिसमें इतने सारे आतंकवादी भरे हुए हैं। तो इस बात को लेकर और ये सारे वो सवाल हैं जो कि बीजेपी और मोदी सरकार की दुखती रग है। आरएसएस पे वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। आरएसएस से मोहन भागवत ने भी महिलाओं के बारे में ऐसा कुछ कहा तो वो एक तरीके से डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल हो जाएगा। तो उस तरीके की बातें दिग्विजय सिंह ने कही है और साथ में आरएसएस के बारे में लगातार वो हमलावर रहे हैं और उन्होंने अभी बुधवार को भी यही बात कही थी कि आरएसएस झूठ बोलकर और गलत वहमियां फैलाकर हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करता है। तो जो पूरी राजनीति है बीजेपी की और आरएसएस की वो है बांटो और राज करो। तो काफी हमलावर रहे दिग्विजय सिंह। लेकिन इस समय ये सवाल एक बहुत अहम सवाल है कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, चाहे वो तालिबान हो चाहे फिर आरएसएस हो, इन ताकतों में मॉडरेशन कैसे आएगा? क्या ये ताकतें अपने आप को मॉडरेट कर पाएंगी? और अगर नहीं कर पाएंगी तो फिर समाज का क्या होगा? समाज और ज्यादा विभाजित होगा। कल आपने देखा था कि किस तरीके से हिंदुत्व को लेकर जो 53 अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज हिंदुत्व पर कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उसको लेकर ये खबर आई थी कि लोगों ने जो
जो हिंदुत्ववादी हैं उन्होंने कहा कि देखिए ये एंटी हिंदू कॉन्फ्रेंस है, जान से मारने की धमकी दे डाली, ये कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से पीछे हट जाओ। तो ये सारे वो उदाहरण हैं जो इस समय समाज का एक बहुत ही घिनौना चेहरा सबके सामने कर लाते हैं, चाहे वो तालिबान हो, चाहे फिर आरएसएस हो। ये जो कट्टरपंथी सोच है, जब तक ऐसी सोच बनी रहेगी शायद विश्व या भारत का समाज कभी भी ठीक तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की, जहां पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जो सक्रियता है वो बढ़ गई है और कांग्रेस से भी ज्यादा प्रियंका गांधी 2 दिनों के दौरे पर लखनऊ में नजर आई। काफी कुछ चीजें उन्होंने कही, गहन मंथन चला, देर रात तक मीटिंग्स चली, उन्होंने फोटो सेशंस भी करवाए और ये बताया जा रहा है कि 2 घंटे में 1000 कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने फोटो खिंचवा डाली। इसके अलावा बूथ लेवल पर मीटिंग्स की गई हैं और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब 12,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकलेगा। उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच में जनता के इश्यूज को लेकर जाएगा, जनता के मुद्दों को लेकर जाएगा और बताएगा कि किस तरीके से योगी सरकार ने लोगों के लिए काम नहीं किया है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो जरूरी बातें जो सामने आई हैं, ये कहा जा रहा है कि 15 सितंबर के आसपास 40 लोगों की लिस्ट जो कि चुनाव में दावेदार होंगे, यानी कि जो चुनावी कैंडिडेट्स होंगे, उनकी ए लिस्ट जारी होगी 15 सितंबर के आसपास। और पार्टी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चुनावी मोड में अब उतर आई है। 1 साल बाद प्रियंका गांधी लखनऊ में दिखी और बूथ लेवल पर और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर भी मीटिंग हुई, डिस्ट्रिक्ट और जोनल लेवल पर मीटिंग्स हुई और सारे कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्होंने ये कहा कि एक वॉर रूम बनाया जाएगा ताकि जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको चुनाव लड़ने में आसानी हो। तो एक तरीके से सक्रियता कांग्रेस की नजर आ रही है, वो भी प्रियंका गांधी भले ही 1 साल बाद गई हो, देर से गई हैं, काफी देर अब हो चुकी है ऑलरेडी। तो कांग्रेस इतना समय गंवाने के बाद अगर अब सक्रिय हुई है तो इतने कम समय में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस क्या कुछ हासिल कर पाएगी। और 2017 के मुकाबले कांग्रेस और ज्यादा कमजोर हो गई है क्योंकि कांग्रेस के अपने कई चेहरों ने पार्टी छोड़ दिया है। बागी विधायक होंगे, उनसे पार्टी को एक बड़ी चुनौती मिलेगी। तो कांग्रेस के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि प्रियंका गांधी सक्रिय रोल में नजर आ रही हैं तो कम से कम उससे कांग्रेस के जो कार्डर्स हैं, ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। और ये जो बार बार आरोप लग रहे हैं, अभी कल शरद पवार ने भी कहा था कि किस तरीके से कांग्रेस उस जमींदार की तरह है जिसकी जमीन खो चुकी है और बनी हुई हवेली का भी रखरखाव वो नहीं कर पा रहा है। तो इन आरोपों के बीच में कम से कम ये थोड़ी बहुत जो सक्रियता की खबर आ रही है, उससे ग्रास रूट लेवल पर मनोबल शायद कार्यकर्ताओं का जरूर बढ़ेगा। लेकिन क्या कांग्रेस इस बात को जानती है कि जब तक उसके नेतृत्व को लेकर जो चीजें हैं, जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, वो नहीं सुलझाए जाएंगे, तब तक पार्टी को बीमार हालत से नहीं निकाला जा सकता है और चुनाव में क्या ही वो कुछ कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं मुंबई की, जहां पर निर्भया जैसा ही एक कांड सामने आया है। चाहे जितने भी कानून बन जाएं, कितनी भी गाइडलाइंस बन जाएं, लेकिन जब बलात्कार की बारी आती है तो बलात्कार में बर्बरता और बलात्कार जिस तरीके से कि उसकी जो घटनाएं हैं इतनी तेजी से आ रही हैं, रिपोर्ट की जा रही हैं, उससे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कानून वाकई में मददगार है उन महिलाओं के लिए, या फिर जो मेल माइंडसेट है वो बदल रहा है या नहीं बदल रहा है समाज में। हाँ, ये बात जरूर है कि इसकी रिपोर्टिंग हो रही है। अब मुंबई के साकीनाका इलाके में एक खबर आई है कि एक बेघर 32 साल की जो महिला थी वो सड़क पर ही सोती थी और एक टेम्पो ड्राइवर ने उसको रात में मारने की कोशिश की। उसके प्राइवेट पार्ट्स में एक बहुत ही अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया और उसके बाद महिला जब घायल हो गई तो महिला को खींचकर वो टेम्पो में लेकर गया और टेम्पो में उसके साथ बलात्कार किया। और काफी वो अनकॉन्शियस हालत में थी, वो बेहोशी की हालत में थी। पुलिस आई, उसको पकड़कर ले गई, अस्पताल में भर्ती कराया और आज उस 32 साल की महिला ने दम तोड़ दिया है। उस टेम्पो ड्राइवर जिसका नाम है मोहन चौहान, 45 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये ड्रग्स भी लेता था, नशीले पदार्थ का काम करता था, शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं और
इसके अपने दोनों बच्चों से नहीं पटती थी, परिवार में भी जो उसका व्यवहार था वो ठीक नहीं था और वो मुंबई में रहता था। और ये बताया जा रहा है कि ये जो महिला थी और ये टेम्पो ड्राइवर आपस में एक दूसरे को जानते थे और साथ में ही जो ड्वेलिंग्स थी उसी में शायद आसपास रहते भी थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बर्बरता से मारने के लिए ऐसा क्या हो गया? अगर वो एक दूसरे को जानते थे तो फिर उस मेल माइंडसेट का क्या वो नशे की हालत में था? क्या वो अपने होश में नहीं था जब उसने ये काम किया? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन फिलहाल उस महिला की मौत हो गई है और इस व्यक्ति यानी कि मोहन चौहान के खिलाफ हत्या और बलात्कार का केस अब दर्ज हुआ है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी कितनी और ऐसी निर्भया होंगी? हमारी पुलिस इतनी सक्रिय क्यों नहीं है? रात को 2:55 का ये हादसा है जब उसको मारा गया और उसके साथ रेप किया गया। और ज्यादातर पुलिस की अगर आप सड़कें अगर आप देखें तो उस पर पुलिस मौजूद रहती है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की स्थिति बिगड़ती जा रही है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो समाज में बर्बरता है, किस तरीके से महिलाओं के साथ पेश आया जाता है और मेल माइंडसेट जो कि हम जिसकी हमेशा बात करते हैं कि अपने परिवार के जो मेल्स हैं उनका माइंडसेट ठीक करने की जरूरत है, उनकी सोच उनके विचारों को ठीक करने की जरूरत है, आपकी मेल चाइल्ड की अपब्रिंगिंग को ठीक करने की जरूरत है। और जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक एक नहीं बल्कि कई ऐसे निर्भया कांड सबके सामने शायद आते रहेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखती, ना सरकार, ना पुलिस, ना समाज। तो 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।